नमस्कार, नीमच टुडे में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तबरेज अखबार। मध्य प्रदेश चुनाव 2023 को लेकर भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इस पहली सूची से न सिर्फ कांग्रेस में बल्कि तमाम राजनीतिक दलों में हड़कंप मच गया है, जो इन दिनों मध्य प्रदेश में राजनीति की जमीन तलाश रहे हैं। जी हां, भाजपा ने 39 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं और ये वे सीटें हैं जहां पर भाजपा एक नहीं बल्कि 2 बार या 3 बार से ज्यादा बार चुनाव वहां पर लगातार हार रही है। इन कमजोर सीटों पर लगातार भाजपा ने 39 एक के बाद एक 39 सीटों पर अपनी मोहर लगा दी है। जो ये सीटें जिसमें ये तय हुई है, इसकी अध्यक्षता खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है जेपी नड्डा ने और मध्य प्रदेश से जो सत्यनारायण जटिया है उनकी अध्यक्षता में इस चीज का फैसला हुआ है। ये भाजपा की रणनीति है या फिर ये मास्टर स्ट्रोक कहा जाए, इन सभी बातों पर हमारे साथ बात करने के लिए नीमच टुडे के एडिटर राकेश सोन मौजूद हैं। जी पत्रकार साहब, स्वागत है आपका नीमच टुडे में। भाजपा की ये रणनीति है या मास्टर स्ट्रोक है, क्या कहा जाए इसको? देखिए तबरेज, ये भाजपा का एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि अभी आचार संहिता भी घोषित नहीं हुई और उससे पहले सबसे पहले सूची जारी कर भाजपा ने ये बता दिया कि वह एमपी को छोड़ने के मूड में नहीं है। कमलनाथ को जितना आसान एमपी लग रहा था उतना आसान है नहीं है। ये जरूर है कि अंदर खाने विरोध है लोगों में, मतलब एक एंटी एम्बिवेलेंसी बोलते हैं जिसको लोग है ना, एक सत्ता विरोधी लहर बता रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से देखा गया कि लाडली बहना जो योजना चली उससे माहौल बदला है और भाजपा का पूरा लक्ष्य छत्तीसगढ़ और राजस्थान से ज्यादा एमपी रहेगा, क्योंकि हिंदी राज्यों में एमपी सबसे बड़ा राज्य हो और भाजपा इस गढ़ को गंवाना नहीं चाहती है। और इसलिए भाजपा ने सबसे पहले जो सूची घोषित की है उसमें 39 ऐसी सीटों को लिया है जहां पर भाजपा का कहीं ना कहीं विरोध रहा है और भाजपा कुछ सीटों पर जीतती भी रही है। जैसे कि आदिवासी बेल्ट की अधिकांश सीटें उन्होंने घोषित कर दी है। एजल सिंह कंथाना को भी, जो कि पिछली बार कांग्रेस से टिकट से जीत कर आए थे, फिर बागी हो गए थे, फिर वे हार गए थे, लेकिन उन्हें फिर टिकट दिया गया है। इसी तरह पेटलावद वाली सीट है और भी बहुत सारी सीटें जिन पर भाजपा ने अपने नाम घोषित कर दिए। सांवेर से राजेश सोनकर जो लगातार चुनाव जीतते रहे और तुलसी सिलावट से उनका आमना सामना था, लेकिन सांवेर से राजेश सोनकर को टिकट नहीं दिया। सांवेर की बजाय उन्हें सोनकर से लड़ाया गया है और तुलसी सिलावट जो कि महाराजा कैंप के हैं उनके लिए सांवेर सीट पर सुरक्षित रखी है। मतलब ये तय है कि तुलसी सिलावट का टिकट तय है। लेकिन मालवा बेल्ट की एक भी सीट इसमें इस सूची में नहीं है, ना नीमच है, ना मंदसौर है, ना उज्जैन है, ना अपने देवास है, ना रतलाम है। सिर्फ ये उन आदिवासी बेल्ट जो अधिकांश सीट है वहां की घोषित की गई है। और सबसे बड़ी बात ये करें कि नीमच मंदसौर जो संसदीय क्षेत्र है वहां की जो 8 विधानसभा में से एक का भी नाम नहीं है। दरअसल के नीमच और मंदसौर में भाजपा को लेकर काफी विरोध है। हम इसको लेकर नीमच सीट की बात करें तो नीमच सीट में भाजपा में टिकट को लेकर कांग्रेस से ज्यादा मारामारी है। यहाँ दिलीप सिंह परियार, पवन पाटीदार और एक दो उम्मीदवार जो है नहीं चाहते कि दिलीप सिंह परियार को टिकट मिले, तो दिलीप सिंह परियार के खिलाफ माहौल भी है, सर्वे रिपोर्ट भी उनके खिलाफ है। ऐसे में पवन पाटीदार बाजी मार रहे हैं। इसी तरह मनासा में माधव मारू के खिलाफ माहौल है। अभी हाल ही में जब सीएम आए थे तो उन्होंने कहीं भी पूरे अपने भाषण में माधव मारू का नाम नहीं लिया। हाँ, नीमच जिले में अगर देखा जाए एक सीट अगर सुरक्षित हो गई है बीजेपी के उम्मीदवार के लिए तो वह ओम प्रकाश सकलेचा। ओम प्रकाश सकलेचा के लिए समंदर पटेल बड़ा कांटा था, लेकिन वो कांग्रेस में जाने के बाद सीएम ये तय मानी कि सकलेचा का टिकट कंफर्म है। अगर नीमच जिले में किसी का अगर टिकट खतरे में है तो है दिलीप सिंह परियार और माधव मारू। ये दोनों ऐसे उम्मीदवार हैं जिनसे जनता भी के माहौल में भी खिलाफ है और साथ ही संगठन में भी इनकी नाराजगी। जी, एक बड़ी बात आपने कही यहाँ पर कि मालवा को लेकर जो है अभी तक के संशय बरकरार है। लगातार जो टिकट का जो बंटवारा है उसको लेकर कश्मकश अभी भी बरकरार है, लेकिन एक संकेत मिलता है जिस तरह से जो चुनाव प्रबंधन समिति के 5 बड़े चेहरों को जो है प्रदेश के अंदर नियुक्त किया गया था, अकेले शिवराज के चेहरे पर चुनाव लड़ा नहीं जा रहा है। कैलाश विजयवर्गीय जिसमें है, जिसमें नरेंद्र सिंह तोमर जिसके अंदर है, हितानंद शर्मा को भी शामिल किया गया है, वीडी शर्मा को भी शामिल किया है। लेकिन जब उम्मीदवारों की घोषणा की जाती है तो जेपी नड्डा और नरेंद्र मोदी ही उसकी अध्यक्षता करते हैं। ये एक बड़ा संकेत निकल रहा है। देखिए, बीजेपी में कहते हैं कि संगठन सर्वोपरि होता है और जो जेपी नड्डा, अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने फाइनल कर दिया उसकी बात शिवराज सिंह चौहान भी उंगल नहीं सकते हैं। ये गुजरात चुनाव से पहले जिस तरह से पूरा सत्ता के जो दावेदार थे उन सबको पलट दिया और नए चेहरों को लेकर आए, उसी तरह का माहौल अभी एमपी में देखने को मिल रहा है। और बीजेपी का जो संगठन है वो इतना मजबूत है
कि उसके खिलाफ कोई कार्यकर्ता जा नहीं सकता है, क्योंकि कहते हैं कि कांग्रेस में कांग्रेस ही लड़ते हैं और बीजेपी में संगठन लड़ता है। तो इसी स्थिति में हम ये देखें कि भाजपा संगठन में जो पहली सूची जारी कर भाजपा ने धमाल मचा दी है और कांग्रेस को ये संकेत दे दिया है कि आचार संहिता से पहले ही हम चुनाव मैदान में आ गए हैं, आप आओ। और कांग्रेस में अब भी मारामारी बीजेपी से ज्यादा मारामारी कांग्रेस में है, लेकिन खास तौर पे हमारा जो बेल्ट है उसको लेकर बीजेपी काफी मंथन कर रही है, क्योंकि यहाँ पर लंबे समय से अंतर विरोध चल रहा है। अभी हमारे नीमच में जो खासकर देखा जा रहा है कि अगर राजनीति पलटने का किसी ने संकेत दिया है तो वह है समंदर पटेल। समंदर पटेल आज ही के दिन हमारे नीमच से 1000 गाड़ियों का काफिला लेकर भोपाल जा रहे हैं कमलनाथ के हाथों सदस्यता लेने। लेकिन अभी भी भाजपा के जो पैरों का कांटा है या आंखों का कांटा कहे जिसको, वह है पूरन अहीर। पूरन अहीर ऐसी शख्सियत है जो 50,000 वोटों की हेरफेर करने का दम रखते हैं। वे लगातार निर्दलीय जीतते हुए आ रहे हैं। अभी वर्तमान में वो जनपद सदस्य और उनकी पत्नी भी है जो अच्छे खासे वोटों के अंदर से तकरीबन 10 से 12,000 वोटों के अंदर से जिला पंचायत सदस्य बनी है। अगर पूरन अहीर इस वक्त पूरी तरह से आह्वान कर रहे हैं कि वे निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि वो 15 साल से इंतजार कर रहे हैं भाजपा के टिकट का। तो क्या लगता है कि समंदर पटेल के जाने से भी क्या बीजेपी को नुकसान नहीं होगा? अगर पूरन अहीर अगर चुनाव लड़ते हैं निर्दलीय तो निसंदेह भाजपा को बड़ा नुकसान होने वाला है। देखिए, मेरा मानना यह है कि पूरन अहीर सिर्फ अभी चमकाने का काम कर रहे हैं। पूरन अहीर को बनाने वाले ओम प्रकाश सगलेचा है। पूरन अहीर एक सामान्य सा कार्यकर्ता थे। आज से 15 साल 20 साल पहले उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा। ओम प्रकाश सगलेचा की उंगली पकड़ के राजनीति में आए, जनपद में रहे, फिर जिला पंचायत में रहे, और वो मुझे लगता है कि वो अभी सिर्फ संगठन को चमकाने का काम कर रहे हैं। वो भाजपा संगठन के खिलाफ नहीं जाएंगे, वो ओम प्रकाश सगलेचा के खिलाफ नहीं जाएंगे, क्योंकि पूरन अहीर जानते हैं कि अगर सगलेचा भाजपा के खिलाफ गए तो उनकी क्या स्थिति होगी। वे जिला पंचायत और जनपद का चुनाव लड़ना अलग बात है। अगर वे जिला पंचायत का चुनाव लड़े तो उनको जिला अध्यक्ष के लिए दावेदारी करना था, लेकिन उन्होंने साइलेंट रहे और उन्होंने भाजपा का जिला अध्यक्ष बनवाया। पूरन अहीर केवल ये विरोध दिखा रहे, और मुझे जहां तक लगता है कि उनका विरोध है, वो निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ सकते, वो भाजपा के खिलाफ बगावत नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें पता है कि भाजपा संगठन इस तरह का संगठन है कि जहां पूरन अहीर ने बगावत की वहां भाजपा के लोग उनको निपटा भी देंगे। जैसा कि देखा जा रहा है कि नीमच के अंदर अगर हम विधायक दिलीप सिंह परिहार की बात करें तो वे 3 बार के विधायक रह चुके हैं और अभी तक के अजय हैं। अभी तक वे चुनाव हारे नहीं है, लेकिन विरोध जो विधानसभा के कोने कोने में देखा है, हमने देखा है विकास यात्रा के माध्यम से भी विरोध सामने निकल कर आया है। इसी बीच कई उम्मीदवार भी पनप गए, चाहे राकेश पप्पू जैन की बात करें, पवन पाटीदार की बात करें। हर कार्यक्रम में ये 2 चेहरे जो है हमें सबसे आगे दिखते हैं। तो क्या इस बार ये संकेत देख सकते हैं कि विधायक दिलीप सिंह परिहार का अगर टिकट कटा तो इन दोनों चेहरों में से कोई एक चेहरा होगा नीमच विधानसभा के लिए? देखिए, दिलीप बापू को बजरंगी बापू कहते हैं और वो सहज सरल कहलाते हैं, लेकिन उनकी सहज सरलता उनको ले डूब रही है। उनके आसपास जो आभा मंडल है वो चमत्कारी वाला नहीं है, और उनके ना 15 साल से लगातार वे विधायक है, उन्होंने कई काम भी किए, लेकिन बहुत सारे कार्यकर्ताओं में उनके प्रति नाराजगी भी है। और नाराजगी इसलिए क्योंकि वो 4-5 जो उनका आभा मंडल है उससे घिरे रहते हैं। अभी जैसे मैंने देखा कि नीलेश पाटीदार के जुड़ने के बाद एक नया नेता उनके साथ पैदा हो गया, और जो उनके पुराने मित्र थे वो सब दूर हो गए, और उनके साथ ये स्थिति है कि वो संगठन में विरोधी होते जा रहे हैं। भाजपा जिला अध्यक्ष उनके खिलाफ, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष उनके खिलाफ, जिला पंचायत अध्यक्ष उनके खिलाफ, और भी बहुत सारे लोग हैं जो उनके खिलाफ हैं। और इसका कारण यह है कि दिलीप बापू लोगों को साथ नहीं पाते हैं। वो सिर्फ अपने काम में विश्वास रखते हैं, लेकिन काम के साथ संगठन को भी साथ लेना जरूरी है। जब भाजपा जिला अध्यक्ष आपके खिलाफ है तो ये बड़ी चुनौती है। और दूसरी बात ये कि उन्होंने वो छोटे छोटे पदों के लिए भी ना संगठन में बवाल कर लेते हैं। अगर मंडल अध्यक्ष बनाना है तो अपना आदमी बनाना है, फलाना अध्यक्ष बनाना है तो अपना आदमी बनाना है, और ऐसे में क्या जो दूसरे भाजपा कार्यकर्ता जो दूसरे गुट के लोग हैं उनके विरोधी हो जाते हैं, और आज इन्हीं परिस्थितियों का वो सामना कर रहे हैं। इसीलिए दिलीप बापू के लिए यह कहा जा सकता है कि उनके संगठन में ये बहुत बड़ा विरोध का कारण है। अब बात करें आखिरी सीट मनासा की, विधानसभा मनासा की सीट की, जहां से विधायक माधव मारू 25,000 से ज्यादा वोटों से जीते हुए हैं, लेकिन वर्तमान में देखा जा रहा है कि भाजपा के संघ के और संगठन के लोगों से उनका तालमेल कुछ खास किस्म का नहीं बैठ पा रहा है। पूर्व विधायक विजेंद्र सिंह मालाहेड़ा का नाम तेजी से चल रहा है कि उन्हें सिंधिया ला सकते हैं, सिंधिया की शर्त पर उन्हें टिकट दिया जा सकता है, लेकिन जो सिंधिया का जो एंगल है, जो सिंधिया की का जो पावर है वे कहीं ना कहीं जावद में नहीं चला, जिससे नाराज होकर समंदर पटेल खुद जा रहे हैं। तो क्या लगता है कि एक बार फिर से माधव मारू को मौका मिल सकता है? माधव मारू क्या है कि वो संगठन का नेता नहीं है। माधव मारू को क्या है कि जब बीजेपी में नहीं था तब भी उसने बगावत करके चुनाव लड़ा,
पार्टी से बगावत की, उनके पिताजी ने बगावत की, उनके कारण पिछले कम से कम 2 दशक से बीजेपी वहां हारती आ रही है और ये मारू परिवार को वहां पे बगावती परिवार कहा जाता है और इसी बगावती परिवार के कारण नरेंद्र नाटा 2 बार जीते, उसके बाद उनके पिताजी के कारण नरेंद्र नाटा जीते, इनके पटवा परिवार से संबंध खराब रहे और माधव मारू की स्थिति ये है कि इससे पहले वो जब बगावती चुनाव लड़े तो भी सबने देखा। हाँ, ये बात जरूर है कि कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी नेताओं का पटवा जी के देहांत के बाद इनको टिकट मिल गया और ये भाजपा में आ गए, लेकिन भाजपा में जो संगठन के लोग इनको पहचान नहीं पा रहे या संगठन में ये दिलचस्पी हो पा रहे हैं, इसलिए क्योंकि वहां पे क्या है, इनका एक कुछ बिजनेस है जिसमें 30-35 हजार लोग जुड़े हुए हैं, तो ये उसको अपना वोट का फेवर मानते हैं। लेकिन जहां तक अभी बहुत भारी विरोध है, अंतर विरोध है, चूंकि सीएम आए वहां भी कोई भाजपा के स्थानीय बड़े नेता नजर नहीं आए केवल, और सीएम ने भी इस बात की, मतलब आपने देखा होगा कि पूरे भाषण में एक बार भी माधव मारू का नाम ये नहीं लिया कि मारू जी आप लोगों के लिए मेरे से विकास कार्यों के लिए मेरे से आके लड़ते हैं। तो ये कहीं ना कहीं माइनस पॉइंट मारू जी के लिए है। और माधव मारू को अगर अभी, क्योंकि विजय सिंह मालाहेड़ा महाराज के खास आदमी है और महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया संसदीय क्षेत्र में 2 सीट चाह रहे हैं, एक चाहे वो एक जावरा की जो के सिंह है उनकी सीट, और एक अगर वो मंसूर डिफेंस में तो या तो मुकेश काला की मांगेगी या विजय सिंह मालाहेड़ा की मांगेगी, और विजय सिंह मालाहेड़ा की टिकट मांगे तो मारू का टिकट कटना तय है। तो ये भी मान लीजिए मारू फिर विधानसभा निर्दलीय लड़ सकते हैं, वो बीजेपी से कभी बगावत कर सकते हैं, तो बीजेपी के लोग भी उन पर कम विश्वास करते हैं। तो ये थे हमारे साथ एडिटर राकेश सोन, जिन्होंने बीजेपी की अभी 39 उम्मीदवारों की सूची जारी होने पर ये पहली प्रतिक्रिया खासकर नीमच मंदसौर को लेकर दी है। हम तमाम तरह की जो अपडेट्स है विधानसभा चुनाव को लेकर, पल पल की अपडेट्स, पल पल की जानकारी आपको मुहैया करवाते रहेंगे। आप देखते रहिए नीमच टुडे। नमस्कार।